आज सुबह पाकिस्तान एयरफोर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में 6 टारगेट्स एंगेज किए। तो जब हमारी एयरफोर्स अपनी हदूद के अंदर रहते हुए जो टारगेट्स हमने सेलेक्ट किए हुए थे, 6 टारगेट हमने सेलेक्ट किए, उन टारगेट्स पे हमारे पायलट्स ने लॉक किया और फिर उसको लॉक करने के बाद थोड़ा फासले पे हमने खुली जगह पे वो स्ट्राइक्स की। मकसद ये था कि हमारे पास कैपेबिलिटी, विल, रिजॉल्व है, लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो हमें गैर जिम्मेदार साबित करे। तो स्ट्राइक्स हमने ली भिम्बर गली, केजी टॉप और उनके नारियान के इलाके में जो उनके सप्लाई डिपोज थे, उन तमाम टारगेट्स को हमने एक्यूरेसी से लॉक किया। और जब हमारे पास ऑप्शन थी कि हम उन पे फायर कर सकें, हमने जिम्मेदारी का सबूत दिया, उनसे सेफ्टी डिस्टेंस रख के और फिर हमने वो टारगेट एंगेज किया। मकसद बताने का ये था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम रीजन के पीस की कॉस्ट पे नहीं करना चाहते। ये रिटेलिएशन इन ट्रू सेंस नहीं थी, लेकिन ये बताना कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम जिम्मेदार रहना चाहते हैं। हम एस्केलेशन नहीं करना चाहते, हम जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, जिस तरह के डीजी ISPR और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम एस्केलेशन की तरफ नहीं जाना चाहते। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या भारत इसका जवाब जो है किस तरीके से देगा? क्या भारत भी यही कहेगा कि हम अमन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? नाजरीन, पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है कल 12 बजे तक बंद है और इस वक्त पार्लियामेंट्री रहनुमाओं का इजलास हुआ है, जिसके अंदर अस्करी क़यादत ने और हमारे वज़ीर ख़ारजा ने उनको कॉन्फिडेंस में लिया है और बताया है कि क्या अपडेट्स हैं और ये भी बताया है कि क्या सूरत हाल है। हमारे साथ अहम पैनल है, बहुत ही प्रोमिनेंट पैनल है। हिना रबानी खर साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा हैं। उनके साथ हैं इस्लामाबाद के अंदर सेनेटर ससी पलेजो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत हैं और एक पुरानी कारकुन हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमर सरफराज चीमा साहब, आप सेंट्रल सेक्रेटरी इत्तलात हैं तहरीक इंसाफ के, आप भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं और चाइना का भी उन्होंने काफ़ी विजिट किया है और फॉरेन अफेयर्स के ऊपर अच्छा जो है वो गहरी नज़र रखते हैं। हिना रबानी खर साहिबा, आपने आज DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। उन्होंने ये कहा कि ये रिटेलिएशन ट्रू सेंस में नहीं है, जो हमला आज हुआ है जिसके नतीजे के अंदर 2 जंगी तैयारे गिराए गए हैं। आप इसको कैसे इंटरप्रेट करती हैं इन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज? देखिए, इन बोथ डिप्लोमेटिक एंड नॉट सो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, ये जो इशू है ये बहुत सिंपल है। पाकिस्तान ऑब्वियसली कोई जंगी अज़ाइम नहीं रखता एंड आई थिंक अगर आप हमारी पार्लियामेंट से आवाज़ें देख लें, आप हमारी जनरली एक पॉलिटी से आवाज़ें देख लें और मिलिट्री की तरफ से भी यही आवाज़ें आ रही हैं कि हम कोई जंगी अज़ाइम नहीं रखते, लेकिन एक हम इंटरनेशनल ऑर्डर में को एग्जिस्ट करते हैं नेशन स्टेट्स, और वो इंटरनेशनल ऑर्डर ना हमारा बनाया गया है ना इंडिया का बनाया गया है, वो UN चार्टर ने इस्टेब्लिश किया हुआ है जिसके हम दोनों मेंबर स्टेट्स हैं। अब उसमें आपकी टेरिटरी के अंदर जो होता है उसकी भी जिम्मेवारी आपकी है और अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना, जियोग्राफिकल बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना ही आपको एक नेशन स्टेट बनाता है। कल इंडिया के एडवेंचरिज्म ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया और लिटरली एक एडवेंचरिज्म किया जहां पे उन्होंने एक चीज जिसके हमें कोई शवायद ग्राउंड पे नहीं मिले, जिसको उन्होंने काउंटर टेररिज्म का नैरेटिव देके, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का नैरेटिव देके पूरी दुनिया में सेल करने की कोशिश की और किस हद तक कामयाब भी हुए दुनिया में वो ये बात सेल करने में दिया। तो उसके बाद पाकिस्तान के पास एज अ सॉवरेन, even the most peace-loving, war-hating people in Pakistan understood कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं रह जाती but to establish its writ within its geographical boundaries, because ये अगर आज पामाल आप होने देते हैं तो कल कौन कहाँ तक आएगा तो आप उसको रिएक्ट करेंगे। मगर हिना साहिबा, जो इन्होंने कहा है कि इन द ट्रू सेंस ये रिटेलिएशन नहीं है, तो हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में हमने ये कदम उठाया है। जी बिल्कुल, देखिए इन सम वेज हम ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप मिलिट्री एडवेंचरिज्म करके उसका वाह वेला मचा सकते हैं और ये हमें दिखाने की कोशिश करें कि पाकिस्तान के पास कैपेसिटी नहीं थी,
do not take our restraint to be our incapacity. ये इस तरह का मिलिट्री एडवेंचरिज्म कि आपकी हदूद के अंदर आना, वहाँ एक दो चीजें करना और फिर वहां से फौरन निकल जाना, हम भी कर सकते हैं, आपसे शायद बेहतर कर सकें, बट क्या ये दो नेशन स्टेट्स और न्यूक्लियर आर्सेनल जिनके पास है, इज दिस द टाइप ऑफ एडवेंचरिज्म दैट दे शुड बी एंगेजिंग इन राइट नाउ? आई थिंक इट्स फूलिश टू डू दैट. सो द मैसेज टू इंडिया इज कि इस किस्म का एडवेंचरिज्म को अगर आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं या इससे आपकी इंडिया बड़ा होता है या उसका कोई कद काट पड़ता है, तो इस तरह के एडवेंचरिज्म तो हर किसी के विद द रेल्म ऑफ एबिलिटी है. ठीक, हिना हमारे साथ ही रहिएगा. उमर चीमा साहब भी हमारे साथ है. उमर चीमा साहब, जिस तरह के हिना अरबानी खर साहिबा ने भी कहा कि हमें इसका जवाब देना ही था, मगर आज डीजी आईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर उन्होंने कहा कि 2 पायलट्स हैं जो हमने हिरासत में लिए हैं, एक हमारे पास है और दूसरे जख्मी हैं, तो वो सीएमएच में है. फिर बाद में उनकी एक ट्वीट भी आ गई और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास एक ही हिंदुस्तानी पायलट है. तो आप इसके ऊपर कुछ बात करना चाहेंगे? कोई वाज़ेह बयान आप देना चाहेंगे कि हमारे पास एक ही है, तो फिर वो 2 की बात क्यों हुई? शुक्रिया उनीसे. अभी जैसा आप पहले कह रही थी कि यकीनन ये एक रिटेलिएशन नहीं थी, ये इन सेल्फ डिफेंस के अंदर जो है हमारी एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स के जो जहाज़ गिराया और दूसरा जहाज़ जो है वो बॉर्डर की दूसरी तरफ जाके गिरा. और जिस तरह उन्होंने कहा और जो कन्फर्मेशन आई हैं वो यही कि विंग कमांडर वो अभी जो है वो उनकी हिरासत में है. और मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ हमारी एयरफोर्स ने ये अपनी सलाहियत का भी मुजाहरा किया कि हमें बॉर्डर क्रॉस करने की भी ज़रूरत नहीं है. हम अपनी हदूद में रहते हुए भी जो है उनके जो मेन एसेट्स हैं, उन स्ट्रेटिजिकल एसेट्स हैं, उनको हम टारगेट कर सकते हैं. और जिस तरह उन्होंने बताया कि हमने एक सेफ्टी एरिया में जाके बिल्कुल वहाँ पे फायर किया, ये अब बताने के लिए कि हमारे पास सलाहियत मौजूद है. और उसके बाद फिर आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी एक मुखलिस और मुदब्बर लीडर की तरह दुनिया पे भी और हिंदुस्तान पे भी वाज़ेह किया कि हम अमन ज़रूर चाहते हैं और चाहते हैं कि तनाज़ात जो हैं बातचीत के ज़रिए हल होने चाहिए, लेकिन हमारी अमन पसंदी को जो है वो कमज़ोरी नहीं समझा जाना चाहिए. और ये जंगी जनून जो है सियासी मकासद के लिए ये इसको बंद करना चाहिए इस्तेमाल करना, क्योंकि ये किसी तौर के ऊपर भी, जिस तरह अभी हिना बीबी भी कह रही थी कि ये सिर्फ दोनों ममालिक के लिए नहीं, पूरे खित्ते के लिए जो है ये के अमन के लिए ये जो है नुकसानदेह काफ़ी साबित होगा. लिहाजा हम जहाँ पे अफवाज पाकिस्तान जो है सरहदों का दिफा कर रही हैं, वहीं पे हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो काफ़ी जो है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के अंदर काफ़ी एक्टिवली उसके अंदर प्रोग्रेस कर रहा है. आपने सही बताया कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के ऊपर बात हो रही है, मगर इसके ऊपर मैं बात आगे बढ़ाना चाहूंगी. ससी पलेजो साहिबा, आप चूंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी में भी रह चुकी हैं, तो मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान ने ये जो एडवेंचरिज्म की है, ये मुमकिन है कि उन्होंने बाकी दीगर ममालिक को कॉन्फिडेंस में लेके इस तरह का इतना बड़ा कदम उठाया हो, कुछ दीगर ममालिक को प्रिपेयर करके उठाया हो, या आप समझती हैं कि यूनिलैटरली इन्होंने ये स्ट्राइक की है? एक तो बात ये कि ये बिल्कुल सही है कि ये उन्होंने एडवेंचर किया है और शायद ये उनके जहन में था कि ये हमेशा की तरह ये जो है उनको हजम हो जाएगा या इसको ये फेस कर लेंगे या दे कैन गेट अवे विथ इट ईजिली. मेरे ख्याल में ये इस वक्त ये नहीं हो सकता, क्योंकि सामने भी पाकिस्तान जैसा मुल्क है और ख़त्ते में इस वक्त जो भी तवाज़ुन रखा हुआ है उसमें जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की है. इस वक्त भी हम जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान को मजबूर किया गया है, पर उसके पास जो ऑप्शंस थे ज़ाहिरी बात है, और ये ज़बरदस्त मेरे ख्याल में हुआ. हालांकि जिंगोज़म की किसी भी एस्पेक्ट को मैं उस तरह, या हम और आप जैसे लोग कभी नहीं चाहेंगे, हम तो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात करने वाले हैं. बल्कि परसों तो मेरा मोशन था कि सॉफ्ट बॉर्डर्स की बात होनी चाहिए, करतापुर बॉर्डर के बाद हम तो चाह रहे सिंध में भी ऐसे होने चाहिए थे. लेकिन जब ये चीज़ आन पड़ी तो एक तो सफारती लिहाज से ये, क्योंकि एक झूठ के पलंदे जो मेजॉरिटी इनकी जो मशीनरी है, ये आप किसी भी बड़े कॉमनवेल्थ की कंट्रीज में चले जाएं कि उनकी पूरी एक सिस्टम है एंजल्स का. और मैं सबको भले ब्लेम न भी करूं, लेकिन मोदी सरकार ने चुन चुन के ऐसे लोग रखे हैं, चाहे अमेरिका में आप चले जाएं या दूसरे ममालिक में. आज भी देखें कि जर्मनी या फ्रांस या अमेरिका के मिस्टर पोम्पियो की तरफ से भी जो चीज़ आ रही है उसमें यानी पाकिस्तान पर ज़्यादा वो जो है एक तंबीह करते हुए सारे या ब्लेम डालते हुए नजर आ रहे हैं. इंडिया जो है वो प्रोपेगेंडा वॉर में, चूंकि वो समझते हैं कि इमोशनली नफसियाती तौर जो है वो हमसे ज़्यादा है, वो जो छोटे बड़े उनके गोएबल्स
जो हैं वो हर वक्त जो है चौंकना है, अपने कामों में लगे हुए हैं और झूठ पर झूठ बल्कि पूरी दुनिया, लेकिन दुनिया के आगे ये एक्सपोज भी बहुत हो चुके हैं। शशि साहिबा, मैं आपकी बात समझ गई हूं, मगर आज की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत अहम है, बल्कि कल की स्टेटमेंट्स जो है अमेरिका की तरफ से और फ्रांस की तरफ से बहुत अहम है। आपकी जानिब आऊंगी हिना साहिबा, मैं जिक्र कर रही हूं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल पॉम्पियो की, और उन्होंने ये कहा है कि आई ऑल्सो स्पोक टू पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी टू अंडरस्कोर द प्रायोरिटी ऑफ de-escalating current tensions by avoiding military action and the urgency of Pakistan taking meaningful action against terrorist groups operating on its soil. I also encourage both ministers to prioritize direct communication and avoid further military activity. इस किस्म की बात करना, और फ्रांस ने भी इसी किस्म की बात की है, बल्कि ये भी कहा है फ्रांस recognizes India's legitimacy in ensuring its security against cross-border terrorism and calls on Pakistan to put an end to the activities of terrorist groups established in its territory. तो जिस तरह शशि कह रही हैं कि वो डिप्लोमेटिक तौर पे काफी स्ट्रांग हैं, तो इस किस्म के अगर बयानात आ रहे हैं अमेरिका से और फ्रांस से, आप समझती हैं कि पहले से ही इन ममालिक को प्रिपेयर कर दिया गया था और हिंदुस्तान की तरफ से प्रिपेयर किया गया था? मेरा ख्याल है हिना रबानी साहिबा की लाइन ड्रॉप हो गई है। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरे लिए इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं था जो आज पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई हुई है, इसलिए कि कल पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी और मिलिट्री लीडरशिप ने भी वाशगाफ अल्फाज में बता दिया था हिंदुस्तान को कि जो एक्ट ऑफ एग्रेशन आपने किया है इसका हम आपको रिस्पॉन्स देंगे, इसका हम आपको जवाब देंगे। तो इसमें कतन कोई एक्ट ऑफ यानी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ज़रूरी हो गया था, उसे अपने मासेस को भी ये बताना था, अपने लोगों को भी ये बताना था और दुनिया में ये मैसेज भी भेजना था कि पाकिस्तान इज नॉट एन ईजी प्रे। देयरफॉर आज जो कुछ हुआ है इससे आप जरा जाइए जरा हिंदुस्तान के मीडिया की तरफ, वो देखिए उनकी क्या हालत है, आप ये देखिए उनकी लीडरशिप की क्या हालत है। उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं हिंदुस्तान में, खुद मोदी साहब इज मोस्ट एम्बैरेस्ड लीडर टुडे। तो असल बात यह है कि अगर हम ये ना करते तो आप जरा कल के माइंडसेट में जाके देखिए मुनीज़े, आपको ये लगेगा जैसे हिंदुस्तान ये साबित करने पर तुला हुआ है कि मैं डिक्टेट करूंगा इस रीजन में क्या होना है। तो आज के इस एक्ट ने पाकिस्तान की पोजीशन ना सिर्फ विंडिकेट की है बल्कि ये भी मैसेज दे दिया है कि नोबडी शुड टेक इट एज एन इजी केक टू कम एंड जस्ट ईट अस। एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक अमेरिका और ठीक, सलीम साहब, अगर दूसरी बात जो मैंने आपसे सवाल किया था, इसलिए चूंकि आप फॉरेन रिलेशंस को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं, ये जो बयानात अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं और फ्रांस की तरफ से आ रहे हैं, इट इज अ ब्रेकिंग पॉइंट इन द सेंस कि पहले तो जो जी आई वॉज एग्जैक्टली गोइंग टू टच दिस। देखिए, जहां तक अमेरिका और फ्रांस के बयानात का ताल्लुक है, उन्होंने तो अपने सारे अंडे भारत की टोकरी में रख छोड़े हैं, इसलिए कि वो करीब तरीन एलाइज हैं चाइना के खिलाफ, उनको अपना ग्रीवांस पूरा करना है, लिहाजा वो तो आंखें बंद करके जो भारत चाहेगा। आपने देख लिया पिछले पूरे 1-1.5-2 साल में जितने बयानात आ रहे थे, एक सांस में हिंदुस्तान वही कह रहा होता था, दूसरी सांस में ट्रंप साहब वही कह रहे होते थे। लेकिन हमने देखा कि पिछले हफ्ते जो बयान उन्होंने दिया कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हैं, पाकिस्तान इज एक्टिंग वेरी रिस्पॉन्सिबली, ये आपने भी देखा, मैंने भी देखा, और उन्होंने ये भी ख्वाहिश का इजहार किया कि जल्दी मैं वहां की लीडरशिप यानी इमरान खान से मिलूंगा। असल देखना हमने ये है कि जो हिंदुस्तान दावा करता था, क्या हम आइसोलेट हो गए हैं डिप्लोमेटिकली दुनिया में? ऐसा नहीं है। ये बहुत अहम सवाल है सलीम बुखारी साहब, ये बहुत अहम सवाल है कि क्या हम आइसोलेट हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। इसको हम मजीद एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि सुषमा स्वराज साहिबा आज चाइना गई थी, जहां पे ट्राइलैटरल उनकी मीटिंग हुई है चाइना और रशिया के साथ, और हिंदुस्तान की ट्राइलैटरल मीटिंग हुई है। वहां पे उन्होंने अहम बयान दिए हैं और वहां पे उन्होंने ये भी कहा है कि हम ज्यादा एस्केलेशन नहीं चाहते, हम कशीदगी को कम करना चाहते हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपकी जानिब आऊंगी सलीम बुखारी साहब, चूंकि आपने पाकिस्तान चाइना रिलेशंस भी कवर किए हैं। आज सुषमा स्वराज साहिबा चाइना गईं और वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, पाकिस्तान के ऊपर फिर इल्ज़ाम लगाया कि हम यहाँ पे दहशतगर्दों की पनाहगाहों को टॉलरेट करते हैं, और ये सब कुछ उन्होंने चाइना के अंदर जाके कहा। हमें मालूम है कि चाइना और हिंदुस्तान का ट्रेड काफ़ी अच्छा है, मगर पाकिस्तान और चाइना की बड़ी गहरी दोस्ती है। आपने जो सवाल उठाया कि क्या हिंदुस्तान
हमें आइसोलेट करने में कामयाब हुआ कि नहीं? आप क्या समझते हैं कि चाइना कैसे रिएक्ट करेगा? पहली बात तो यह है कि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ट्रेड बिल्कुल दो मुल्कों के दरमियान बहुत अहम है और बहुत काफ़ी उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। लेकिन एक बात याद रखिए कि हिंदुस्तान और चाइना के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है 1963 में जो वॉर हुई थी, उसके बाद से वो इशू आज तक खड़ा है। हिंदुस्तान आज भी क्लेम करता है कि तिब्बत के ऊपर उसका राइट है, लेकिन तिब्बत चाइना के कब्जे में है। तो आप यूं समझ लीजिए कि डिप्लोमेटिकली अगर उनके यहाँ हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं हो रही है तो ये अस्यूम कर लेना कि उनके डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहुत आइडियल हैं, मेरे ख्याल से ये अंदाज़ा गलत होगा। दूसरी तरफ ये कि चाइना हमेशा बहुत धीमे अंदाज से रिएक्ट करता है। वो जबान तो उनकी नहीं रोक सकता था, लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने बयान क्या जारी किया है उनके फॉरेन ऑफिस ने। कल की उनकी ब्रीफिंग आपने देखी होगी। कल की ब्रीफिंग में उन्होंने ये जरूर कहा कि दोनों ममालिक को चाहिए कि इस रीजन में पीस की खातिर वो एक दूसरे से बातचीत करें। लेकिन आज के इस स्टेटमेंट पर जो उनके फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग है, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादती की है, इसलिए कि उन्होंने कल ये देखा होगा कि पाकिस्तान की एयर स्पेस की वायलेशन हुई और हिंदुस्तान की तरफ से दैट वाज एन एक्ट ऑफ वॉर। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस जो है वो हमेशा से चाइना की लीडरशिप को बहुत क्लोजली और बहुत प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म रखती है जो भी डेवलपमेंट इस रीजन में होती है। एक तो ये। दूसरी तरफ देखिए रशिया जो 56 साल तक उसका एलाई रहा है, उसका पार्टनर रहा है, उसके साथ उनके डिफेंस पैक्ट था, उनके साथ उनकी फ्रेंडशिप बहुत क्लोज थी। आज उनका बयान उठा के देखिए, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बैलेंस्ड स्टेटमेंट। उन्होंने भी ये कहा कि बातचीत के साथ आप अपने मसाइल हल कीजिए, ये जो वॉर है ये किसी मसले का हल नहीं है। तो जो उनकी ख्वाहिश थी। और इसी तरीके से आप देखिए OIC के कॉन्टैक्ट ग्रुप में क्या हुआ, जहां सुषमा स्वराज को जाना था, वहां से कितने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आए। एक नहीं 5 स्टेटमेंट चुकी हैं उन्होंने। यकीनन जो है यकीनन बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मगर चूंकि सलीम बुखारी साहब आपने OIC की बात की है, उमर चीमा साहब, इस पे कोई हतमी फैसला हो गया है कि हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जा तो रहे हैं OIC की इस समिट के अंदर, मगर ये बात अब सामने आ रही है कि जहां सुषमा स्वराज साहिबा होंगी, चूंकि वो गेस्ट ऑफ ऑनर भी हैं, वहां पे वो शिरकत नहीं करेंगे। तो इसके हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या फैसला किया है? जी बिल्कुल, अभी जो वजारत खारजा के तो तर्जुमान ने भी बताया वो यही है कि इसके ऊपर सख्त जो है इस पे एहतजाज भी किया गया और ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया कि अगर सुषमा स्वराज अगर अटेंड करेंगी तो वो पाकिस्तानी इन्वॉय उसमें बिल्कुल शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन अभी ये थोड़ी देर पहले जो पहले आप बात कर रही थी मुनीज़े कि सक्सेस जो कोशिश की जा रही थी हिंदुस्तान की जानिब से मुसलसल जो प्रोपेगेंडा पुलवामा हमले के बाद, और मुसलसल हिंदुस्तान को जो है सुबकी का सामना करना पड़ा और अपनी खफकी को मिटाने के लिए कल भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन आपने देखा 24 घंटों के अंदर जितना भी उन्होंने प्रोपेगेंडा किया उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी किस्म का कोई सबूत नहीं पेश कर सके। आज अगर हमने उनके जहाज़ गिराए तो उनका पायलट गिरफ्तार हुआ, हमने दुनिया को दिखाया। और ये वो बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अहम की है, इसके ऊपर मैं आऊंगी, मगर पहले ससी साहिबा से मैं रिएक्शन चाहूंगी चूंकि वो अपोजिशन में है। ससी साहिबा ये बताइए कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वजीर खारजा को वो सेमिनार के जो इवेंट्स हैं बॉयकॉट करना चाहिए जिसमें सुषमा स्वराज हो, या कि उनको जाना चाहिए और पाकिस्तान की बात उधर करनी चाहिए? पहली बात ये कि OIC जो है ना, ये हमने देखा फ़लस्तीन का मसला हो, कश्मीर का, बहुत ही बीच में ढीले ढाले रिएक्शंस और कमज़ोर पॉलिसीज़ भी होती रही हैं। खैर हम उनसे अब क्या एक्सपेक्ट करें, लेकिन बहरहाल हम हिस्सा हैं तो प्रोटेस्ट बिल्कुल करना चाहिए। कल भी देर तक दोनों हाउसेस बैठे, सेनेट तो रात देर तक चला, हमने सब ने स्पीचेस की, अपनी रिकमेंडेशंस वहाँ, और OIC के हवाले से बहुत सारी चीज़ें वहाँ आई। और जो मेजॉरिटी अपोजिशन जो उनका जो कलेक्टिव जो विजडम था या राय थी वो ये थी कि भाई प्रोटेस्ट करें या बायकॉट करें। लेकिन अगर फॉरेन ऑफिस समझती है कि वो पीछे हटेंगे, OIC इस हवाले से अपना भरपूर एहतजाज करेगी खुद भी और पाकिस्तान को वो जो है मैदान देगी, तो वो लग तो मुश्किल रहा है, 5 स्टेटमेंट्स भले आई हों, लेकिन प्रैक्टिकली जो हम देख रहे हैं जो मैनिफेस्टेशन है वो ये है कि इंडिया को स्पेस वहाँ भी देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो चीज़ मैंने पहले कही कि इंडिया जो है इस्लामी जो ममालिक में भी वो अपना असर रखने की पूरी कोशिश करते रहे हैं, दोस्तियाँ बढ़ाते जा रहे हैं। तो ससी साहिबा, जो फिर इन्होंने फैसला किया है कि हम वो इवेंट्स ही बॉयकॉट कर देंगे जहाँ पे सुषमा स्वराज साहिबा जा रही हैं, वो सही फैसला है?
बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से। और सुषमा स्वराज के हवाले से मैं ये कहूंगी, जो ये क्योंकि वो जो चाइनीज और दूसरे ममालिक के जो क्योंकि एक इन्फ्लुएंस था उसमें जो उन्होंने कहा कि ये भाई अब चीज़ों को कुछ हमें भी सोचना होगा, समझना होगा, ये मुझे लग रहा है कि ये मोदी साहब बड़े नफसाती केस है, ये इस किस्म की बातें करते हैं लेकिन ये खुद अपनी उलझनों में कंफ्यूजन में इतने फंस चुके हैं, ये सारे हथकंडे ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे पता है कि हम वन कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम इंडिया कि वो बॉर्डर्स पर या कुछ ना कुछ करने की कोशिश, शरारत करने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से भी हमारे अच्छा, ये अहम बात आपने की है शशि साहिबा, ये अहम बात आपने की है और यही सवाल सब पूछना चाह रहे उमर चीमा साहब। आफ्टर ऑल कोई ना कोई असेसमेंट तो हमने भी की होगी कि अब हिंदुस्तान का अगला कदम क्या होगा, कुछ अंदाजा हमने भी लगाया होगा क्योंकि अब हमने उनके 2 जंगी त्यारे तो गिराए हैं और एक उनका जो पायलट है हमारी हिरासत में है। कुछ आपने अंदाजा लगाया है और जो ब्रीफिंग्स आपको दी गई हैं कि हिंदुस्तान का अगला कदम क्या होगा और हम क्या सोच रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि सारा ये हिंदुस्तान की जानिब से ये जंगी जनून जो है ये सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद के लिए था क्योंकि उनके भी आने वाले दिनों में उनके इलेक्शंस होने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं और फॉरेन मिनिस्टर खुद भी ये चीज़ कह चुके हैं कि हमें खदशा है कि हिंदुस्तान बजाय इसके कि कोई होश के नाखून ले, मोदी सरकार जो है वो फिर कोई शरारत कर सकती है और लिहाजा उसके लिए अफवाज पाकिस्तान भी तैयार हैं और कौम को भी जो है तैयार रहना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि मामला जिस तरह सुषमा स्वराज साहिबा ने कहा कि हम डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, ये उनका बकायदा बयान था कि वो डी एस्केलेशन की तरफ जाएंगे, आपको लगता है कि इसके बाद मामला और शायद कशीदा हो सके? देखिए, ये कहने और करने में की बात है कि उस पर अमल कितना करते हैं। आज आपने देखा इवन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक बार फिर जो हिंदुस्तान को और इंडियन गवर्नमेंट को ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि अमन को एक और मौका देना चाहिए। हम आज भी कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ठोस शवायद हैं हमें दें, हम खुद एक्शन लेंगे और हम चाहते हैं कि हम अपने तनाज़ात जो हैं बातचीत के जरिए हल करें। हिंदुस्तान कुछ भी कर सकता है, आपने ये कहा कि शायद वो फिर से एस्केलेशन की तरफ जा सकते हैं। देखिए, जाहिर है मैंने आपसे कहा उनको तो मुसलसल जो है खफगी हो रही है, उनका प्रोपेगेंडा जो है वो बिल्कुल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा और इस ऐसे माहौल के अंदर यकीनन वो अपनी फेस सेविंग के लिए कोई दोबारा कोई शरारत जो है वो कर सकते हैं। इसलिए हम बिल्कुल हमा वक्त तैयार है ऐसी किसी भी किस्म की दरअंदाजी या कोई ऐसी शरारत के लिए। सलीम बुखारी साहब, आपने अमेरिका की तरफ से जिस किस्म की स्टेटमेंट्स देखी, फ्रांस से जिस किस्म स्टेटमेंट्स देखी, आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने इस केस को सही तरीके से डिप्लोमेटिकली हैंडल किया है? चूंकि उन सब ने कम अज़ कम अमेरिका और फ्रांस ने यकजुबान होकर कहा है कि हमें अपना घर भी साफ करना होगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर हमने कॉम्प्लीमेंट ना किया शाह महमूद कुरैशी को बड़ी ज्यादती हो जाएगी, इसलिए कि कल भारत के हमले के बाद उन्होंने जितनी वर्ल्ड लीडरशिप से कांटेक्ट किया है, उन्होंने को 5-6 फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, उन्होंने अमेरिकी लीडर पोम्पियो से भी बात की है, उन्होंने जहां जहां तक उनकी रसाई मुमकिन थी उन्होंने सबको बताया कि ये सूरत हाल है, ये ग्राउंड सिचुएशन है, वी आर स्टक अप इन दिस सिचुएशन। वहां मोदी साहब ने चाहे अपने इलेक्शन के लिए, चाहे जिस भी जवाब को बुनियाद बना के या पुलवामा को बुनियाद बना के जो एक्शन लिया है, it is just violation of Pakistan's regular boundary. You see, they are coming to Balakot is not line of control skirmishes. It's an act of war. इसके ऊपर खामोश बैठा ही नहीं जा सकता था। और दुनिया के जितने भी कन्वेंशंस हैं, चाहे वो जिनीवा कन्वेंशन है, चाहे जो भी हैं, वो अलाउ करता है कि अगर आपकी बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री को सलीम बुखारी साहब, मुझे ये बताइए, ये मुमकिन है कि उन्होंने इस किस्म की स्ट्राइक कर ली हो विदाउट टेकिंग द वर्ल्ड इनटू कॉन्फिडेंस? देखिए, बात यह है कि हिंदुस्तान का जो जिंगोइज्म है ना, खासतौर से इलेक्शन से क्लोज जो पाकिस्तान बैशिंग की एक रवायत है, जो उनका ख्याल ये था कि जिस तरह के हालात है पाकिस्तान में, अपोजिशन डिवाइडेड, मतलब पॉलिटिकल क़यादत डिवाइडेड है, अजीब गरीब किस्म की टेंशन चल रही हैं, उनका ख्याल ये था कि शायद पाकिस्तान इस तरह का रिएक्ट नहीं कर पाएगा। मगर मुझे जिस बात की खुशी है और जिसकी वजह से पाकिस्तान की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, वो ये कि हमने पूरे 24 घंटे कल उनके एक्ट के बाद, वो भी बहुत अर्ली आवर्स में हुआ था, उसके बाद से हमने ना सिर्फ ये कि अपना हाउस इन ऑर्डर किया, अपनी लीडरशिप को एक पेज पर लेके आए, ये बहुत कमाल की बात है। फॉरेन मिनिस्टर ने दुनिया की लीडरशिप तक रसाई हासिल की और उनको बताया साफ लफ्जों में कि वो विल एक्ट।
हमने ये नहीं किया कि हमने उनको कहा हो कि नहीं नहीं जी हम तो आपकी बात सुनेंगे या हम कुछ नहीं करेंगे। हमने कहा दैट दिस इज आवर राइट टू एक्ट एंड वी एक्टेड। मैं आपको ईमानदारी से एक बात कहता हूं मुनीज़े, आपके प्रोग्राम की वसातत से, ठीक, मगर सलीम बुखारी साहब देखिए ये तो एक तो डिप्लोमेटिक तौर पे जी नहीं, आई एग्री विद यू, वी हैड टू रिएक्ट, देयर वाज नो अदर चॉइस। मगर शशि साहिबा आप लोगों की भी ये डिमांड रही है कि सारी तमाम जमातों को एक पेज के ऊपर होना चाहिए और उनको एतमाद में लेना चाहिए। आप लोगों का कल होगा मुश्तरका इजलास जहां तक हमें मालूम है, तो आप चाहेंगे कि किस तरीके से आप इस चीज को आगे लेके जाना चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे हुकूमत से कि किस किस तरीके से आपको साथ लेके चले? परसों तक जैसे कश्मीर की बात हो रही थी जिसमें भी हाउस दोनों ही बैठे हुए थे, बड़ी देर तक रिकमेंडेशंस भी आई और गवर्नमेंट की जो अच्छी चीज़ें थी इकदाम थे और हमारी आर्म फोर्सेस बहुत बेहतर तरीके से डील कर रही हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। गवर्नमेंट के भी कुछ डिले जो है वो इकदाम थे, रिस्पॉन्स थे, उसको तनकीद वगैरह तो होती रही, लेकिन बस इन हालात में आप यकीन जानिए कल भी जो रिकमेंडेशंस आई हैं, आपने पूछा कि क्या व्हाट वी इंटेंड टू डू और जो रिकमेंड के हवाले से रिकमेंडेशन, तो आज जो मीटिंग हुई है जाहिर बात है उसमें हमारी जो भी पार्लियामेंट्री लीडरशिप है, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब खुद गए हैं, उसमें जो दूसरे हमारे पार्टी के अहम रहनुमा है वो खुद वहाँ थे, तो उन्होंने कोई ईगो वाला मामला वहाँ नहीं रखा, उन्होंने खुलकर बात की होगी, सुनी होगी नेचुरली, और उसमें यही होगी। देखिए हर पार्टी का मैनिफेस्टो भले अलग हो, लेकिन एक चीज जो हर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन रखती है, उस फ्रेमवर्क में काम करती है, पार्लियामेंट में यकीन रखती है, उसका पहला नंबर यही है पाकिस्तान की सलामियत, पाकिस्तान की मजबूती, सरहदों की मजबूती। तो इस हवाले से तो दो राय है ही नहीं। और बाकी रही कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जाहिर बात है कॉन्स्टिट्यूशनल उनके जो भी जो उनके जिम्मेदारियां हैं रूल्स के मौजूद, जो उनकी मिनिस्ट्री वो कोऑर्डिनेशन हो, नेटवर्किंग हो या चीजों को रिस्पॉन्ड करना हो, फौरी इकदाम हो, तो वो जिम्मेदारियां अपनी जगह पर वो जहां जहां खला होगा, गैप होगा, हम जरूर कहेंगे। लेकिन जो चीजें अच्छी की हैं फॉरेन ऑफिस ने या खुद शाह महमूद कुरैशी साहब ने, बिल्कुल आपने फिर इसको अप्रिशिएट किया, हमने जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया, आप जो ऑपोजिशन है उसने उसको अप्रिशिएट किया। मैं वाज़ेह तौर पे आपका इस पे जवाब चाहती हूं। हमने जहां जहां हमने देखा है कि फौरी जो है इकदाम किए गए हैं या सफारती हवालों से जो बाकी काम करना था, यानी हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब जैसी शख्सियत उससे ज्यादा वो ऑफिस ज्यादा अहम होता है, तो नेचुरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जहां जहां इंडिया अपना दबाव, अपना जो एग्रेशन है वो ज्यादा, वैसे तो एक्सपोज हो चुका है इंडिया पुलवामा के वाकये के बाद, क्योंकि उसमें वो नहीं। मुझे वक्फा लेना है, मुझे वक्फा लेना है, मैं वक्फा लेती हूँ, मगर मुझे आपके जवाब से कम ये समझ में आया है कि ऑपोजिशन जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलखुसूस जो है पाकिस्तान के रिस्पॉन्स से मुतमईन है और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके साथ खड़ी है। मगर नाजरीन ब्रेक, सलीम साहब मैं आपको ब्रेक के बाद दूंगी, मगर ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ये भी इन्फॉर्म कर दूं कि हिंदुस्तान के अंदर 21 पार्टीज का इजलास हुआ और उन्होंने मोदी सरकार से मुतालबा किया कि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उनको नहीं बताया गया कि किस तरीके से मामलात को आगे लेके चलना है, कि पाकिस्तान के ऊपर जो ये एडवेंचरिज्म हुई है उसके हवाले से भी उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और इस बात की उन्होंने एहतजाज किया है मोदी सरकार से। तो कम से कम यहाँ पे हमारी जो एक डिवाइडेड सियासी जमातें नजर आ रही थी आज यूनाइटेड नजर आ रही हैं। वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सलीम बुखारी साहब आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे। जी दो बातें मैं कहना चाह रहा था। जो आपने अपोजिशन की बात पूछी थी शशि पलेजो साहिबा से, देखिए 3 डिमांड्स थी अपोजिशन की जब से ये वाकया हुआ है हिंदुस्तान की तरफ से जो एक्ट ऑफ एग्रेशन है। पहला ये था कि जी आप मुश्तरका इजलास बुलाएं पार्लियामेंट का, उसमें भी ताखीर नहीं की गई। फिर उसके बाद ये था कि जनाब पार्लियामानी लीडर्स के साथ इस वक्त मीटिंग चल रही है, तमाम पार्टियों के पार्लियामानी लीडर जो है वो बैठे हुए साथ में। तीसरा था जी तीसरा ये था जी कि आप नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुलाएं, वो भी बातें मान ली गई। मेरा ख्याल ये है कि ऐसी खौफनाक सूरत हाल में जब एक बड़े मुल्क की तरफ से हमले का खतरा हो, उसमें हुकूमत का इतना दानिशमंदाना अंदाज में एक्ट करना मेरे ख्याल से काबिल इस्ताइश है और तारीफ करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। एक बात तो ये है, बिल्कुल तारीफ करते हैं कि असल इशू जी एक बात ये है मुनीज़े, आज सबसे बड़ा सवाल ये है
कि व्हाट विल इंडिया डू नाउ, दैट्स इंपॉर्टेंट। मेरा ज़्यादा ख्याल ये है यही सवाल जो है। वो इंडिया वो पाकिस्तान बैशिंग के हवाले से जो मिथ थी वो तो टूट गई है आज, कि इफ यू टेक लिबर्टी यू विल हैव टू पे फॉर इट। दूसरी बात ये है कि क्या हिंदुस्तान इस वाक़े के बाद ये चाहेगा कि उसकी फर्दर एम्बैरेसमेंट हो, उसके मजीद जहाज गिरे? मेरा ख्याल से सुषमा स्वराज के बयान में जो छुपी हुई असल बात है वो ये है कि वो जो हमेशा आग उगला करती थी वो भी कह रही हैं कि बैठ के बात करते हैं, जिसको एक्सक्लेट नहीं करना चाहते हम। अच्छा, अब इसी आपने जो ये दो बातें कही हैं ये बहुत अहम है। उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है। उमर चीमा साहब, अब ये भी देखना बाकी है कि चाइना क्या कहेगा, और अमेरिका जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर ऑल एक सुपर पावर है। आप कैसे देखते हैं कि क्या अमेरिका जो है वो एक बैलेंसिंग एक्ट प्ले करेगा, या आपको लगता है कि हिंदुस्तान का साथ देगा, क्योंकि उनके साथ ट्रेड जो है बहुत ज्यादा है, और चाइना तो मेरा ख्याल है बैलेंसिंग एक्ट करेगा? देखिए मुनीज़ा, इसमें तो कोई शक नहीं है, साल से इंडियन जो डिप्लोमेटिक लॉबी है वो बड़ा, इंडियंस काफ़ी एग्रेसिवली अपने आप को लॉबी करते हैं डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर। लेकिन अभी मौजूदा हुकूमत ने जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उसके तहत आपने देखा कि जैसा बुखारी साहब भी कह रहे थे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ना सिर्फ जो है कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की है, उसके साथ साथ यहाँ डोमेस्टिकली भी पार्लियामेंट्री जो कल कमेटी 3 रुकनी बनाई थी प्राइम मिनिस्टर ने, उसके तहत उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ऑन बोर्ड लिया। और फिर इसके साथ साथ ये जो इंटरनेशनली और ख़ास तौर पे जो हमारे स्ट्रेटेजिक एलायंस थे, क्योंकि आपको पता है पिछले 17-18 साल से हम अमेरिका के साथ मिलकर यहाँ पे वॉर ऑन टेरर के अंदर अपनी जो है 70,000 जानें कुर्बान कर चुके हैं, गंवा चुके हैं। अब 110 अरब डॉलर जो है इस पर हम खर्च कर चुके हैं। तो अब इतनी हमारी कुर्बानियाँ हैं, इतनी इम्पोर्टेंट एक सारा रोल हम प्ले करते रहे, तो उसी और फिर उसके बाद जो एक मैं समझता हूँ एक सक्सेसफुल एक फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है कि बजाय इसके कि वो इंडियन जो है साइड लेते, उन्होंने अभी तक जो है एक न्यूट्रल स्टांस जो है अपनाए रखा है। तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि ये भी एक फॉरेन पॉलिसी की मैं आपकी बात समझ गई हूँ। ससी साहिबा, बस बिल्कुल मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ही खत्म हो गया है। मैं आखिरी आपसे जरूर चाहूंगी कि आपसे कंक्लूजन मैं लूं। ये बताइए कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने कहा कि बिल्कुल मुतमईन है जिस तरह हुकूमत ने एक जवाब दिया है, मगर आगे चल के आप क्या चाहेंगे? आप किस तरीके की हिकमत अमली हुकूमत से एक्सपेक्ट करते हैं? मुश्तरका इजलास होगा, उसके बाद पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि आगे कैसे बढ़ा जाए? चूंकि जिस तरह के सलीम बुखारी साहब ने कहा, द बिग क्वेश्चन इज व्हाट विल इंडिया डू नेक्स्ट। देखिए, अब तक हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो ज़बरदस्त रही है। हम एयरफोर्स को जो है बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। ये आज वाला ये चीज़ वैसे आम हालात में दूसरे रुख से लोग देखते ज़रूरी था, ये हमारे लिए भी ज़रूरी था। जंगी जुनूनियत की कभी बात नहीं करते। अच्छी बात एक प्राइम मिनिस्टर साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो बात की है फिर भी अमन के लिए बड़े, और ना हमने की है, इस तारीफों की बात नहीं है। कल जो सारा रात सारी शाम बैठे तो हम बैठे थे, कोरम पूरा किया, तभी सेशंस चले, तभी हमने राय रखी, ज्वाइंट सेशंस की और दूसरे हवालों से, क्योंकि गवर्नमेंट को जो हमारी आर्म फोर्सेस है वो जबरदस्त अपना चीज काम कर रही है। गवर्नमेंट लेवल पे तामीरी कलामी माफ ससी पलेजो साहिबा, ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हमें अपना घर भी साफ करना होगा, इसके ऊपर कोई बात हुई? मुनीज़े, एक तो कल मिनिस्टर साहबान को उस स्ट्रेंथ से मौजूद रहना चाहिए। मैं उसी चीज की, हम जो तनकीद करते हैं वो तामीरी तनकीद करते हैं। ऐसा होता तो हम ना होते तो कोरम ही पूरा ना होता। नेचुरली हम बैठे हैं और सजेशंस दे रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव और तामीरी तनकीद होगी, लेकिन इस वक्त हम सब एक पेज पर हैं और जो भी कुछ हो रहा है, जो खुदा न खासा हो सकता है, इसको बिल्कुल पाकिस्तान में हम एक मुट्ठी की तरह उसमें फेस करेंगे। बहसत को बहसत जो है पाकिस्तान से। ससी साहिबा, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है और आप तीनों बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ ये चाहूंगी, चूंकि ये एक कहावत है कि जब दो बड़े हाथी लड़ते हैं तो घास ही रोंदी जाती है, और कश्मीरी अक्सर ये बात करते हैं। तो हमारे साथ वज़ीर इत्तलात मुश्ताक मिन्हाज साहब हैं, और मैंने उनसे पूछा है कि वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे किस किस्म की मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, और वहां पे किस किस्म की गोलाबारी हो रही है, लोग वहां पे किस तरह रह रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानती हैं कि वाकई जिस तरह आपने कहा कि जब इंडिया और पाकिस्तान में जब तनाव बढ़ता है, कशीदगी बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा जो विक्टिम्स होते हैं इसके, ये LOC पे जो हमारे आज़ाद कश्मीर में और फिर उस तरफ जो भारतीय मकबूजा कश्मीर है वहाँ के शहरी बनते हैं।
तो उनकी खबर तो हमें इस तरह से नहीं मिलती। लेकिन आज़ाद कश्मीर के जो गुज़िश्ता जो 24 घंटे के दौरान जो फायरिंग हुई है और जो ये बालाकोट वाला इशू आया है, इंडियंस जो है ना वहाँ तक आए और फिर आज स्ट्राइक बैक किया पाकिस्तान एयरफोर्स ने, उसके बाद जो तनाव हुआ है, तो 24 घंटे के दौरान जो है ये हमारे तकरीबन 4 लोग इसमें शहीद हो गए हैं जो आज़ाद कश्मीर के शहरी थे, पाकिस्तान के शहरी थे, और 15 के करीब हमारे जख्मी हैं। और ये सारे लोग जो है कशीदगी की वजह से माजी में भी परेशान रहे हैं और आज भी जो गुज़श्ता